Dear students, welcome again in the lecture series on chemical bonding. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज में। और यहाँ आपने देखा कि हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स, और इस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं वॉल्श डायग्राम्स। वॉल्श डायग्राम्स जो हम पढ़ चुके हैं AB2 मॉलिक्यूल का इन द प्रीवियस लेक्चर, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वॉल्श डायग्राम ऑफ AB3 मॉलिक्यूल. So in the previous lecture, I had told you about how to draw Walsh diagram. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे हम वॉल्श डायग्राम को ड्रॉ करते हैं एंड कैसे उससे हमें जो निष्कर्ष है, जो उसका रिजल्ट है, वो हमें क्या मिलता है अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, तो जैसे आपने AB2 मॉलिक्यूल में देखा कि वहां पर दो लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे. तो उस हमें क्या पता करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है? हमारा काम है कि हम जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री के बारे में सोचें कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉल्श डायग्राम ऑफ AB3 मॉलिक्यूल. एक्चुअली यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे AH3 टाइप मॉलिक्यूल, B की को रिप्लेस हम करेंगे H से, सिंपलेस्ट एटम है. तो अगर AH3 टाइप मॉलिक्यूल होगा, A जो है, A में बी एनी एलिमेंट फ्रॉम P block elements. Okay, so if we see AH3 type of molecule, तो इसकी कितनी तरीके की ज्योमेट्री पॉसिबल है? तो इसकी कितने तरीके की ज्योमेट्री पॉसिबल है? देखिए, एक ज्योमेट्री ये है. ये ज्योमेट्री क्या है आप बताएंगे, सोचेंगे इस बारे में कि ये ज्योमेट्री क्या है. और दूसरी ज्योमेट्री इसकी कुछ इस तरीके से होगी. तो ये दो ज्योमेट्री, इसकी लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स जो पॉसिबल हैं वो कौन से हैं बच्चों? आप बता सकते हैं. इस जो फर्स्ट ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे? प्लेनर ज्योमेट्री. तो ये कैसी ज्योमेट्री है? प्लेनर ज्योमेट्री. और जो सेकंड ज्योमेट्री है, ये कौन सी ज्योमेट्री है? पिरामिडल. तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि अगर AH3 टाइप मॉलिक्यूल होगा तो उसके दो लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं? तो उसके कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं? एक स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो है प्लेनर स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा पॉसिबल है? पिरामिडल स्ट्रक्चर. तो ये आप समझ गए, दो ज्योमेट्री पॉसिबल है. तो जब हमने दो लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स को समझ लिया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, अब हम ये देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है. तो अगर हम प्लेनर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप देखें तो प्लेनर ग्रुप का पॉइंट ग्रुप क्या होगा बच्चों? D3H. इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? D3H. और अगर हम पिरामिडल ज्योमेट्री का पॉइंट ग्रुप देखें तो वो क्या है? C3V. तो आपको मैंने एक जो बताए हैं स्टेप्स कैसे हम वॉल्श डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स को देखना है, कौन कौन से लिमिटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं. देन हमने देखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है, जो ज्योमेट्री है, उसका पॉइंट ग्रुप क्या है. तो इस प्लेनर स्ट्रक्चर का पॉइंट ग्रुप है D3H, और जो पिरामिडल है उसका पॉइंट ग्रुप क्या है? C3V. तो जब हमें ये पॉइंट ग्रुप पता चल गया है तो अब हमें क्या करना है? इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस एंड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर देखने हैं, और उस करेक्टर की हेल्प से हम ये देखेंगे कि इन ज्योमेट्रीज की जो ग्रुप ऑर्बिटल, जो इसमें जो सराउंडिंग एटम्स हैं, उनके ग्रुप ऑर्बिटल बनाने की टेंडेंसी क्या है, कितने तरीके के साल्क पॉसिबल हैं, कितने तरीके के सिमिट्री एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं इन सराउंडिंग एटम्स के, अगर वो D3H पॉइंट ग्रुप सिमिट्री के मॉलिक्यूल से है, और अगर वो C3V पॉइंट ग्रुप सिमिट्री के मॉलिक्यूल से है. अब यहाँ पर जो मैंने दिया है, देखिए, पिरामिडल मॉलिक्यूल की जानकारी दी है. अगर पिरामिडल मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसकी जो पॉइंट ग्रुप है वो C3V है, और पॉइंट ग्रुप C3V है तो उसकी करेक्टर टेबल ये है, जहां पर आप देख रहे हैं कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं. ओके, और जो आप देखेंगे जो उसके इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, अगर 3H पिरामिडल मॉलिक्यूल में होंगे तो उनकी सिमिट्री जो है वो क्या क्या होंगी.
तो अगर हम उसको आइडेंटिटी उसको करेंगे हम तो उस पर आइडेंटिटी अगर अप्लाई करेंगे तो ये तीनों जो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं ये अपनी जगह पर रहेंगे और इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो क्योंकि तीनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो एक की पोजीशन के लिए हम 1 से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ई क्या होगी 3। और आइडेंटिटी हमेशा उतनी ही होती है जितने हम एटम्स को या ऑर्बिटल्स को चेंज नहीं होने की बात करते हैं। और जितने एटम्स होते हैं या जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उतनी ही आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर 3H की बात कर रहे हैं, इसलिए आइडेंटिटी कितनी है 3 है। अगर हम C3 इस पर पॉइंट ग्रुप अप्लाई करें, मतलब हम इसमें अगर यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करें, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे इस एक्सिस से, तो आप देखेंगे तीनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो तीनों ऑर्बिटल्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मतलब अगर हम इसकी बात ना करें, अगर मैं सीधे आपको H और H और H ये आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये 3 होगी इसकी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। अगर मैं इसमें C3 अप्लाई करूं यहाँ से, तो तीनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तीनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जब पोजीशन चेंज हो जाती है इन तीनों की, तो ये क्या कहलाता है 0। अगर चेंज हो रहे हैं तो 0। ओके, अगर मैं इसमें सिग्मा वी अप्लाई करूं, तो सिग्मा वी अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा? तो आप देखिए, मैं यहां से एक प्लेन यानी एक ए से होता हुआ जा रहा है और एक एच से होता हुआ जा रहा है। तो अगर मैं ये प्लेन अप्लाई करूं तो आप देखेंगे कि 2 की पोजीशन तो चेंज हो रही है। ओके, और एक की पोजीशन चेंज नहीं होगी। एक एच की पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन इन दोनों एच की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो एक की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो इसलिए कितना आ गया 1। ओके, तो जब एक की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो ये 1 हो जाएगा। तो जब हमें ये मिल गया तो अब हम आसानी से इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस देख सकते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस A1 के लिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1। तो ऑर्डर क्या है, देखिए इस अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो कितना है, इसका ऑर्डर 6। अगर C3 भी सिमिट्री होगी तो इसका ऑर्डर है 6। और अगर हम इसके लिए A1 कैलकुलेट करना चाहेंगे तो A1 क्या होगा 1/6। अब देखिए, ये 3 इंटू 3 इंटू 1, यहाँ पर 1 ही है तो कितना हो जाएगा 3। ओके, अब देखिए 2C2 है, 0 इंटू 1 इंटू 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब आप आइए सिग्मा वी क्या है 1। ओके, 1 इंटू 1 इंटू 3, तो कितना हो गया 3। तो आप देखेंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब A1 जो है वो पॉसिबल है, तो यहाँ पर A1 आ गया। ओके, A1 आ चुका है। अब हम देखते हैं दूसरा कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम दूसरा जो साल का है, क्या पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन की। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो हम अब A2 को देखते हैं। A2 के लिए अगर हम डिसाइड करें तो क्या होगा, ऑर्डर है 1/6। ऑर्डर कितना है 6 है, तो यहाँ पर क्या होता है 1/n ऑर्डर लेते हैं। देन E कितना है 3 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 3। ओके, नाउ C2 जो है वो 0 है, तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 0। और सिग्मा भी 1 है और यहाँ पर कितना है -1, तो 1 इंटू -1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा -3। तो ये कितना आ गया 0। तो इसका मतलब है A2 जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि A2 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन दैट इज E। अब हम E को देखेंगे कि E पॉसिबल है या नहीं है। तो E की जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए 1/6 ऑर्डर है इसका 6। तो अब देखिए 3। ओके, 3 सो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 6। ओके, अब आइए 0 इंटू -1 इंटू 2, ये हो गया 0। ओके, 0 हो गया, इसको प्लस कर देंगे। देन सिग्मा भी कितना है 1 इंटू 0 इंटू 3, कितना हो गया 0। तो
ये कितना आ गया बच्चों 1। तो ई की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ई एक ऐसा इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है जो पॉसिबल है अगर 3H होंगे और ज्योमेट्री क्या होगी पिरामिडल। तो दो इरिड्यूसिबल पॉसिबल जो रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल है, एक E1 और एक ई पॉसिबल है। ओके, तो अब हमें पता चल गया है कि दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं अगर 3H जो है वो पिरामिडल शेप में होंगे, तो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये 3 है। ये देखिए तीनों के तीनों का पॉजिटिव लोब्स जो है एक साइड है। अब दूसरा आप देखिए, ये कॉम्बिनेशन दो एक से कॉम्बिनेशन माने जाएंगे। ई का मतलब है डबली डीजेनरेट, तो ये दोनों डबली डीजेनरेट माने जाएंगे। एक कॉम्बिनेशन ये होता है, एक ये होता है, तो टोटल एक ई हो गया। ओके, ई के अंदर दो आए और एक हो गया E1। तो इस तरीके से दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है किसके, जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो क्या बनाएंगे, ग्रुप ऑर्बिटल। तो एक ग्रुप ऑर्बिटल ये बना, एक ग्रुप ऑर्बिटल ये बना, एक ग्रुप ऑर्बिटल ये बना। तो जब ग्रुप ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे, अब ये ग्रुप ऑर्बिटल क्या करेंगे, सेंट्रल एटम की सिमेट्री के साथ मैच करेंगे कि किसके साथ इनको कॉम्बाइन करना है। तो अब आपको देखना है कि सेंट्रल एटम जो है उसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल है बच्चों। एक है s ऑर्बिटल, फिर है p, इसको अगर हम pz माने pz ऑर्बिटल। ओके, देन एक है py ऑर्बिटल और एक है px ऑर्बिटल जो आगे पीछे जिसके लोब है। आप और मेरी जो हमारा ये पेज है इसके आगे पीछे जिसके लोब है, एक ऑर्बिटल ये है। तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास 4 ऑर्बिटल हैं और इन चारों ऑर्बिटल में से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो किसके साथ वो जो ओवरलैप करने वाला है, जो हमने क्या बनाए ग्रुप ऑर्बिटल, उनके साथ कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। इस तरीके से हम इसके लोब्स दिखा सकते हैं। और इसके लोब्स जब हम दिखा देंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव लोब होगा, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, मेटल एटम। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है जो कि ए है। ये क्या है, ए है। अब हम देखेंगे, हमने देखा था कि हमारे पास 3 ग्रुप ऑर्बिटल थे। वो ग्रुप ऑर्बिटल ये थे, एक ये ऑर्बिटल है, दूसरा हमारे पास ये ऑर्बिटल है और तीसरा हमारे पास ये ऑर्बिटल है। ओके, और अगर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप से दिखाएं, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर वेव फंक्शन हम इसके दिखाएं तो कुछ इस तरीके से हमने इनको शो किया था। तो ये 3 कॉम्बिनेशन है और ये ऑर्बिटल है। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स हैं जो इनके साथ सिमेट्री मैच करेंगे। तो अब देखिए मैं इसको बना रही हूँ। ये अगर हम इसको यहाँ फिट कर दें, तो इसको मैं यहाँ फिट कर दूँ। ओके, और यहाँ फिट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये एक मैचिंग हो गई, सिमेट्री मैचिंग। ये देखिए इस तरीके से ये मैच करके ये क्या बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। और अगर मैं इसी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखूं तो वो कैसे बनेगा, देखिए इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप होगा। देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव ओवरलैप। तो ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब इसको हम ले लें तो इसके साथ कौन कंबाइन कर सकता है, अगर मैं इसको ले लूं, देखिए इसको उठा के यहाँ अगर मैं रख दूं तो ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है। तो ये कैसे कंबाइन करेगा, देखिए बच्चों यहाँ पर अगर मैं क्या ऐड कर दूं, इस ऑर्बिटल को ऐड कर दूं, तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप एंड नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या बन गया, दिस इज BMO। ये क्या बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैप होगा। ओके, तो इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये देखिए दिस इज दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब हम इस ग्रुप ऑर्बिटल को अगर देखें तो ये किसके साथ कंबाइन हो सकता है, ये किसके साथ कंबाइन हो सकता है, ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है। और कंबाइन होकर ये क्या बना सकता है, इस तरीके के ग्रुप ऑर्बिटल्स बना सकता है। इस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है बच्चों, दिस इज, देखिए ये लो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप है। तो ये क्या है, बॉन्डिंग MO। ये बॉन्डिंग MO बन गया। और इसी का अगर हम एंटी बॉन्डिंग MO दिखाना चाहें तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये देखिए
ये इसके लोब जो है वो इस तरीके से हम दिखाएंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप होगा। और ये देखिए ये हो गया, ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप, तो ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कैसे इसमें ओवरलैपिंग होती है। और ये जो ऑर्बिटल है ये भी ओवरलैप कर सकता है अगर ये पिरामिडल शेप है। और ये किस तरीके से ओवरलैप करेगा, ये इस सिमेट्री, ये क्या है A1 था और ये दोनों क्या थे, E थे। ओके, तो ये जो ऑर्बिटल है ये भी ओवरलैप कर सकता है। इस तरीके से ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेगा कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और ये वो कॉम्बिनेशन है, अभी आप देखेंगे, जो प्लेनर में नहीं होगा, लेकिन ये कहाँ होगा, ये होगा पिरामिडल में, क्योंकि यहाँ पर आसानी से पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये ऐसे कॉम्बिनेशन से हैं जो कि पिरामिडल ज्योमेट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये पिरामिडल ज्योमेट्री में इतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ लेट्स सी अबाउट दी प्लेनर मॉलिक्यूल। अब हम प्लेनर मॉलिक्यूल को देखेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम ये कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो टेबल है ये टेबल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है। इसी तरीके से हमें क्या ले लेना है, D3H का करेक्टर टेबल लेना है। और इस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और करेक्टर टेबल की हेल्प से हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकाल लेंगे, यानी साल का क्या क्या पॉसिबल है, जो सिमेट्री एडप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशंस इन केस ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल क्या क्या पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है, A1 डैश एंड E डैश। तो यहाँ पर जो A1 डैश होगा वो इस तरीके से होगा कि तीनों के तीनों प्लेनर पोजीशन पे आपको ये रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल आप देखेंगे उसी तरीके से है जैसे ये पिरामिडल में था, लेकिन वहां पर पिरामिडल अरेंजमेंट था और यहाँ पर प्लेनर है। वहां पर A1 E थे और यहाँ पर क्या है, A1 डैश और E डैश। तो वो अकॉर्डिंग टू देयर सिमेट्री, देयर करेक्टर टेबल, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो आते हैं, जो A1 डैश है, E डैश है, ये अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर 3 salks, 3 symmetry adapted linear combinations of the 3H atoms of planar molecule. planar molecule के 3H atom इस तरीके से अपने को अरेंज कर सकते हैं। और ये जो नेमिंग है बच्चों, ये नेमिंग भी बेस्ड ऑन ग्रुप थ्योरी है कि यहाँ पर A का मतलब है सिंगली डिजेनरेट, मीन्स ये है A का मतलब है कि ये जो है सिंगली डिजेनरेट भी है एंड इट इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 1 का मतलब है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है, और डैश का मतलब है कि ये सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है, क्योंकि इसमें हॉरिजेंटल प्लेन भी होता है, जहां पर हॉरिजेंटल प्लेन होगा वहां पर ये डैश और डबल डैश आप देखेंगे। जहां पर डबल डैश होगा तो वहां पर आप देखेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए एंटी सिमेट्रिक होगा। तो इन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग है, बिना मीनिंग के ये नेमिंग नहीं होती है। और ये नेमिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डैश हमने यूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, जबकि हमने ये डैश जो है वो पिरामिडल ज्योमेट्री में यूज नहीं किया था, क्योंकि वहां पर प्लेन ऑफ जो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री थी वो यहाँ पर नहीं थी। इस अकॉर्डिंग हम इनकी नेमिंग रखते हैं। तो अब हमने देख लिया कि इसमें साल्क्स क्या क्या पॉसिबल है। अब हमें क्या देखना है कि कौन से सेंट्रल मेटल एटम की ऑर्बिटल्स की सिमेट्री इन और ग्रुप ऑर्बिटल के साथ मैच करती है, वही उनके साथ कंबाइन करेंगे। अगेन हम देखेंगे एक प्लेनर मॉलिक्यूल अगर होगा या कोई भी इस तरीके के मॉलिक्यूल है जहाँ जो p ब्लॉक एलिमेंट है वहां पर एक s ऑर्बिटल होगा और 3 क्या होंगे, p ऑर्बिटल्स होंगे वहां पर। ओके, तो 3 p ऑर्बिटल हैं। और अगर हम इनको हम अगर वेव से रिप्रेजेंट करें तो ये इसका पॉजिटिव लोब है, इसका पॉजिटिव लोब हमने दिखा दिया, या हम इसका ये वाला लोब पॉजिटिव दिखा सकते हैं, जो मर्जी हम दिखा सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब हम दिखा सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव लोब हमने दिखा दिया। ओके, और ये इसका पॉजिटिव लोब हमने दिखा दिया। तो ये जरूरी नहीं है जो वाला लोब मैं दिखा रही हूँ वही वाला लोब हमें रखना है, कोई भी लोब पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो ये किसके लोब्स हैं बच्चों, ये है ए, ये क्या है, ए। अब हमने देखा कि जो बी था उसने क्या बनाया था, ग्रुप ऑर्बिटल्स, और वो ग्रुप ऑर्बिटल्स क्या बनाए, अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो उसने इस तरीके के ग्रुप ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया था कि ये है ग्रुप ऑर्बिटल, सेकेंड ग्रुप ऑर्बिटल E,
और तीसरा जो ग्रुप ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से है। ये है तीसरा ग्रुप ऑर्बिटल। ओके, अब हम इसको वेव फंक्शन इसके दिखाएंगे। ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं जब ये कंबाइन किए थे। ओके, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 पॉजिटिव हैं और यहाँ पर एक पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है, एक पॉजिटिव है। अब हमें सिमेट्री मैच करना है। अब देखिए ये जो s ऑर्बिटल है इसकी सिमेट्री किसके साथ मैच कर रही है, इस ऑर्बिटल के साथ। तो किस तरीके से ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना देगा, देखिए इस तरीके से ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा और ये बन जाएगा, देखिए MO। ये क्या है, बॉन्डिंग MO। और इसी का अगर हम एंटी बॉन्डिंग MO देखेंगे तो वो कैसे बनेगा, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये एंटी बॉन्डिंग MO है क्योंकि इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप होगा। तो ये इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अब देखिए हम ये वाला सिमेट्री जो एडाप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन है इसे देखेंगे, इसकी मैचिंग किसके साथ होगी, इस ऑर्बिटल के साथ होगी। और ये इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग। एक्चुअल में मैं आपको इसको ऐसे दिखाती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से हम इसको दिखाएं बच्चों। अगर ये देखिए ये है, और इसमें अगर मैं इस ऑर्बिटल को दिखाऊं आपको कि ये p ऑर्बिटल किस तरीके से इसके साथ कंबाइन होगा, ये इस तरीके से कंबाइन होगा। कौन सा p ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल। तो ये देखिए ये क्या बन गया, इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और अगर हम इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाए तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये देखिए। और ये इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। केवल हमें लोब जो है वो चेंज करने हैं कि ये लोब पॉजिटिव है तो ये वाला लोब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग MO। ओके, तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है। अब तीसरा अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये देखिए ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ सिमेट्री मैच करेगा, और सिमेट्री मैच करके ये क्या बनाएगा, 2 ऑर्बिटल्स बनाएगा, एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग और एक बनाएगा बॉन्डिंग। ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाया देखिए ये हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इसी का हम क्या बना सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग इसका हम ऑर्बिटल बना सकते हैं। इस तरीके से बनेगा कि ये जो है कॉम्बिनेशन हमें क्या लगेगा, ये कॉम्बिनेशन हमें लगेगा कि ये जो है वो एंटी बॉन्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैप है। सो दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आप देखिए 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए जहां पर 3 बॉन्डिंग है। दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एक क्या बनेगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है इसकी सिमेट्री यहाँ पर मैच नहीं करती है कि ये इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड कर सके, तो इट विल रिमेन एज सच एंड इट विल रिमेन नॉन बॉन्डिंग। तो अब हमने बच्चों जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना ली हैं, अब हम इनको एनर्जी के क्रम में इनको लगाएंगे, इनको रखेंगे, और उसके बाद दोनों लिमिटिंग स्ट्रक्चर के ऑर्बिटल्स को हम रखेंगे एंड देन वी कोरिलेट दीज एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड देन वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द AH3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये देखिए आप, ये जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल रखे हैं ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, दिस इज द प्लेनर मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल, जिसकी जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है, D3H। और इधर जो हमने मॉलिक्यूल रखा है वो है पिरामिडल मॉलिक्यूल, पिरामिडल है, और पिरामिडल मॉलिक्यूल की जो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप है वो क्या है, C3V। तो ये हमने अरेंज किए हैं। देखिए आपने देखा कि ये जो प्लेनर ज्योमेट्री है वहां पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये A1 था और ये क्या थे, E थे। ओके, क्योंकि ये प्लेनर है तो यहाँ पर हमने डैश लगाया है क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी। ये ऑर्बिटल आपने देखा था ये एज सच था क्योंकि ये जो है इसकी सिमेट्री मैच नहीं कर रही थी प्लेनर पोजीशन पर, इसलिए इसने ओवरलैप नहीं किया। सो इट इज इट इज नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, देन यहाँ पर देखिए ये जो था ये
ये A1 हम इसे लिखेंगे। और ये क्या था, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी क्या थे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगेन मैं आपको बताऊं ये 1 क्यों रखा है, क्योंकि ये पहला A1 है और ये दूसरा A1 है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको 2 कर दिया। ये पहला E1 E डैश है, ये दूसरा E डैश है, इसलिए हमने इसमें नंबरिंग इस तरीके से कर दी। तो हमने इनको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। ये जो एस 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 ओवरलैप होता है, वो अगर इस तरीके से होता है तो उसका ओवरलैपिंग इनके ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो इनको हम अरेंज कर देंगे। अब हमें ये अरेंज करने हैं जो पिरामिडल शेप है, तो पिरामिडल शेप में भी आप देखेंगे ये अगर आपको एक क्रम पता होगा तो यहाँ पर भी वही क्रम रहेगा एनर्जी का, यानी सबसे कम एनर्जी एस ओवरलैप की होगी, फिर एस पी ओवरलैप की होगी, फिर इस तरीके से आप देखेंगे हम इनके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे। AH2 मॉलिक्यूल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ये बेंट होगा तो ये ओवरलैपिंग अच्छी होगी। क्यों होगी ये ओवरलैपिंग अच्छी, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव नज़दीक हैं, इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्टेबल होगा। और अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें, जहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं ये एक दूसरे से इतने नज़दीक नहीं है जितने यहाँ पर है। इसलिए अगर हम इन जो पिरामिडल है और जो प्लेनर है, अगर इनके इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंस देखें तो हम ये देखेंगे कि ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अधिक स्टेबल है और ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग अच्छी है, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी अधिक है। तो हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं, देखिए हमने एक लाइन से कोरिलेट कर दिया, इससे दिख रहा है कि इसकी एनर्जी से इसकी एनर्जी क्या है, कम है। सिमिलर वे में हम इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे, इसलिए ये वाली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये प्लेनर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिपल्शन यहाँ पर ज्यादा होगा, तो इनकी एनर्जी अधिक होगी, इनकी एनर्जी कम होगी। इस तरीके से हम इसको कोरिलेट करेंगे कि इनकी एनर्जी अधिक है और इनकी एनर्जी कम है। अब आप इस ऑर्बिटल को देखिए जो कि प्लेनर में ये नॉन बॉन्डिंग था, लेकिन जब ये पिरामिडल हुआ तो ये बॉन्डिंग हो गया। तो जब ये बॉन्डिंग हो गया तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए इससे यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसको हमने कोरिलेट कर दिया। अब फाइनली ये जो दो ऑर्बिटल बचे बिल्कुल जस्ट यहाँ का अपोजिट होगा। अगर यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बढ़ जाएगी और ऐसे ही यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन द सिमिलर वे जैसा कि यहाँ पर हुआ था। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हमें ये जो क्रम है ये क्रम बिल्कुल यहाँ के क्रम का अपोजिट होगा। यहाँ पर एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पर एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पर एनर्जी कम हो रही है तो यहाँ पर बढ़ेगी। और ये इसलिए कम हुई है क्योंकि ये पहले कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहा था लेकिन अब बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए ये एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कोरिलेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर हम करेंगे तो अब आप देखिए कि अगर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 और 2। और यहाँ अगर मैं फिल करूँ पिरामिडल में तो इस तरीके से फिल होंगे। तो ये क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये HOMO है क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये हम देखेंगे इनकी एनर्जी कहाँ कम हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है, पिरामिडल में। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्योमेट्री कैसी होगी, पिरामिडल। जहाँ एनर्जी कम हो रही होगी वही उसकी ज्योमेट्री होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉनों में कैसी ज्योमेट्री होगी, पिरामिडल। अगर इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, AH2 सिस्टम ऐसा हो जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 3 होंगे तो क्या होगा, कहाँ कौन से HOMO की एनर्जी कम है, इस स्ट्रक्चर की। देखिए यहाँ पर एनर्जी कम है तो यहाँ पर एनर्जी कम है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर होगी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो अगेन ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर होगी। अब ये देखिए 2 ऑर्बिटल है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कैन एकोमोडेट, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एकोमोडेट हो सकते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन 2 और आ जाए, ओके, तो किसकी एनर्जी कम है, अगेन प्लेनर की कम है। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर, क्योंकि किसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी अधिक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 2 4 2 6। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर गए तो कौन से HOMO की एनर्जी कम है, प्लेनर की, इसलिए ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर। यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे
तो ज्योमेट्री पिरामिडल होगी। अगर इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे तो ज्योमेट्री कैसी होगी? प्लेनर। देखिए प्लेनर होगी। अब अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, यानी 7 इलेक्ट्रॉन अगर हम कर दें तो किसकी एनर्जी कम हो गई? देखिए पिरामिडल की। तो जब पिरामिडल की एनर्जी कम हो गई तो ज्योमेट्री क्या होगी? पिरामिडल हो जाएगी जब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कर दें तो अगेन किसकी ज्योमेट्री कम, किसकी एनर्जी कम है? पिरामिडल की। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? पिरामिडल होगी। और अगर इसमें 9th इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो कौन से HOMO की एनर्जी कम है? ये जो प्लेनर का है, इसलिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? प्लेनर। तो जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होंगे तो कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी? प्लेनर। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो जाए तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? अगेन प्लेनर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनर्जी किसकी कम है? इस प्लेनर मॉलिक्यूल की। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये देख सकते हैं कि कौन सी ज्योमेट्री में HOMO की एनर्जी कम है, उसी तरीके की ज्योमेट्री होगी। अब अगर हम यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, यानी हम इसमें 11, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ज्योमेट्री कैसी होगी? पिरामिडल होगी, क्योंकि एनर्जी कौन से HOMO की कम है? पिरामिडल की एनर्जी कम है। तो इस तरीके से हम एक जिस्ट बच्चों बना सकते हैं कि अगर AH3 मॉलिक्यूल में 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स हों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो भी प्लेनर होगी। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसी होगी? पिरामिडल होगी और पिरामिडल होगी। ये डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे H3O+ है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 3H के हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं 6 होते हैं, और 6 में से एक इलेक्ट्रॉन हट गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर मैं NH3 को देखूं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए। तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? पिरामिडल होगी। अगर मैं BH3 को देखूं तो यहाँ पर B के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसी होगी? प्लेनर होगी। CH3 को अगर हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन C के हैं, और 3 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के हैं, तो टोटल कितने होगा? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ये थियोरेटिकल मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना है तो ज्योमेट्री प्लेनर होगी या पिरामिडल होगी। तो यहाँ पर हमने एक जिस्ट लिखा है कि अगर 1, 2, 7, 8, 11 to 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्योमेट्री पिरामिडल होगी, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे वो HOMO जिसकी एनर्जी कम होगी वो पिरामिडल ज्योमेट्री होगा। और अगर 3, 4, 5, 6, 9, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्योमेट्री कैसी होगी? प्लेनर होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पर जो HOMO होगा उसकी प्लेनर ज्योमेट्री में एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से वी कैन जस्ट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ AH3 मॉलिक्यूल ऑल्सो, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि कैसे ये वॉल्स डायग्राम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जिनकी हेल्प से हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। सो आई विल रिवाइज अगेन फॉर यू कि अगर मैं AH3 मॉलिक्यूल की बात करूं तो सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या क्या पॉसिबल है। तो AH3 मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर या पिरामिडल पॉसिबल है। अब जब मुझे ये पता चल गया है कि इसकी ज्योमेट्री क्या पॉसिबल है, देन आई विल डिसाइड द पॉइंट ग्रुप। तो प्लेनर मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप है वो D3H है, और जो पिरामिडल का है वो है C3V। जब मैंने पॉइंट ग्रुप डिसाइड किया है तो मैं क्या करूंगी, जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उसके करेक्टर्स को डिसाइड करूंगी, यानी मुझे करेक्टर टेबल चाहिए उस पॉइंट ग्रुप की, और मुझे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस चाहिए जिसकी हेल्प से मैं ये निकाल लूंगी कि कौन से सिमेट्री एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। वो पॉसिबल यहाँ पर A1 एंड E है इन केस ऑफ पिरामिडल मॉलिक्यूल। और जब हमें ये पता लगेगा तो देन वी कैन डिसाइड द molecular orbital that can be formed by the linear combination of metal atom and the group orbitals of the surrounding atoms। और इसी तरीके से हम प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए डिसाइड कर सकते हैं, जहां पर हमें 2 तरीके के साल्क मिले A1' एंड E'। और जब हमें ये पता लगेगा देन वी कैन प्रिडिक्ट द molecular orbitals of the pyramidal प्लेनर मॉलिक्यूल कौन कौन से पॉसिबल हैं, और ये हमें पता चल गया देन वी कैन इजीली ड्रॉ द वॉल्स डायग्राम, बिकॉज एट वन एक्सट्रीम
we can draw the molecular orbitals and arrange them in the increasing order of energy for one structure and on the other side for the another structure, and then we correlate the energy of these molecular orbitals. इन molecular orbitals की energy को हम correlate करेंगे और correlate करने के बाद then we can fill the electrons, valence electrons को हम fill करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पर HOMO की energy कम है. तो for example अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो HOMO की energy कहाँ कम है? देखिए energy कम है, कहाँ है? पिरामिडल में. तो कैसा शेप होगा? पिरामिडल. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि क्या मॉलिक्यूल का शेप होगा अगर वो AH3 टाइप है. Okay, so this is all about the Walsh diagram of AH3 molecule. In the next lecture, we will discuss about the Walsh diagram of AH4 type molecule. So thank you very much.